आईएएस ऑफिसर के बारे में तो अक्सर आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको ये लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक ही सीमित होते हैं? और क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश करी है कि एक आईएएस अधिकारी को कौन कौन से पदों पर नियुक्त किया जाता है? क्यों आईएएस सुनते ही आपके दिलो दिमाग में मान और सम्मान का भाव पैदा हो जाता है? क्यों एक आईएएस ऑफिसर को मिलने वाली सुविधाओं से आपके दिल में भी जोश और उल्लास भर जाता है? अगर आपके दिमाग में भी ये सभी सवाल आते हैं तो फिक्र नहीं कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, O2 IAS अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और आज हम बात करने वाले हैं इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। बात करेंगे एक आईएएस ऑफिसर की पावर्स, प्रमोशन, पर्क्स एंड सैलरी के बारे में। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि O2 IAS अकेडमी भी इसी सफ़र पर निकली है। आईएएस बनाने के सफ़र पर बच्चों को गाइड कर रही है। तो आप भी जाकर O2 IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आईएएस बनने के सफ़र पर अपना पहला कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईएएस ऑफिसर्स को मिलने वाली पावर्स के बारे में। तो एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे उच्च अधिकारी एक आईएएस ऑफिसर ही होता है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट का विकास करने के लिए सभी दस्तावेजों को एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा ही होकर गुजरना पड़ता है। तो यहाँ तक आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर की सिग्नेचर की कितनी अहमियत होती है। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर को अलग अलग एक्ट्स के द्वारा पावर्स को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। तो चाहे वो सीआरपीसी एक्ट के तहत सुनवाई का मौका हो या फिर आर्म्स लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए दस्तावेजों को पास करना हो। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड भी एक आईएएस ऑफिसर ही होता है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपदा प्रबंधन करने के लिए आईएएस ऑफिसर कई अहम डिसीजंस लेता है। इसके अलावा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी एक आईएएस ऑफिसर को जाना जाता है। सेक्शन 144 ऑफ इंडियन पीनल कोड को लागू करने की पावर्स भी एक आईएएस ऑफिसर के पास ही होती है और कई जगहों पर एक आईएएस ऑफिसर मध्यस्थता करने का काम भी करता है। बात कर लेते हैं एक आईएएस ऑफिसर्स की प्रमोशन के बारे में। तो यूपीएससी एग्जाम के तीनों पड़ाव पार करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर की लबासना में 2 साल के लिए ट्रेनिंग होती है। इसके बाद एक आईएएस ऑफिसर को 3 पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। पहला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम की पोस्ट पर, दूसरा स्टेट सेक्रेटरीट में अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पर और तीसरा सेंट्रल सेक्रेटरीट में असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर। इन पदों पर 4 साल सर्व करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर्स की आगे प्रमोशन हो जाती है। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो एक एसडीएम प्रमोशन होने के बाद एडीएम लगता है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगता है और डिविजनल कमिश्नर तक जा सकता है। स्टेट सेक्रेटरीट के अंदर सबसे उच्च जो पद होता है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है। अगर मैं ऐसे ही बात करूं सेंट्रल सेक्रेटरीट के बारे में, सेंट्रल सेक्रेटरीट में सबसे उच्च पद कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, लेकिन ये कैबिनेट सेक्रेटरी का पद हर किसी को हासिल नहीं होता। ये पद सिर्फ उन्हीं आईएएस ऑफिसर्स को हासिल होता है जिन्हें अपने करियर में 37 साल से ज़्यादा का अनुभव हो। तो आप देख सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर में उनकी प्रमोशंस कैसे होती हैं। बात कर लेते हैं आईएएस ऑफिसर की सैलरी के बारे में। तो आईएएस ऑफिसर के पदों के अनुसार उनकी बेसिक पे चेंज होती रहती है। अगर मैं एसडीएम की बात करूं तो उनकी बेसिक पे 56,000 होती है, लेकिन इसमें एचआरए और ग्रेड पे ऐड करके इनकी सैलरी 70 से 80,000 तक जा सकती है। सैलरी के अलावा एक आईएएस ऑफिसर को अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिसमें एक सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, नौकर चाकर, बावर्ची और माली की सहूलियत भी मिलती है। यही नहीं, एक आईएएस ऑफिसर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। इसके अलावा एक आईएएस ऑफिसर और उनकी फैमिली को हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज भी मिलती हैं। यही नहीं, एक आईएएस ऑफिसर को सम्मान भी उतना मिलता है, पर इतना सम्मान पाने के लिए कड़ी मेहनत तो लगती ही है। आशा करती हूँ कि आपको भी इस वीडियो से मेहनत करने का प्रोत्साहन मिला होगा और आप भी अपनी सभी बेड़ियां पार करके आईएएस ऑफिसर बनने के सफ़र पर निकल पड़ेंगे। धन्यवाद।